नमस्कार दोस्तों, आप तमाम लोगों का छलांग क्लासेस में ढेर सारा स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग पिछले 2 क्लास में जो है मैंने बात की थी कि आधुनिक भारत के इतिहास का क्लास चलेगा और आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोग यूरोपियों के आगमन से शुरू किया था। यूरोपियों के आगमन से जब हम लोगों ने शुरू किया तो पहली क्लास में हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि आखिर ये ऐसी क्या मजबूरियां रही कि यूरोपियों को भारत आना पड़ा और भारत में व्यापार के लिए एक नए रास्ते की खोज करनी पड़ी। तथा दूसरे क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस तरह पुर्तगाल और डच भारत आए। आज की तीसरी क्लास जो है हम लोग जो डालने वाले हैं, तीसरी क्लास में हम लोग देखेंगे कि यूरोपियों के आगमन के दौरान जो है अंग्रेज किस तरह से भारत आए। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरह से डेनमार्क भारत आया और किस तरह से फ्रांस भारत आया। इन सब चीजों को आज के क्लास में कवर कर लिया जाएगा तथा अगले क्लास में हम लोग कर्नाटक युद्ध से प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछली बार देखा कि जो पुर्तगाल सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए 1498 में वास्को डी गामा जो है अब्दुल माजिद के दिखाए रास्ते पे चल के जब वो भारत आया तो भारत आने के बाद उन्हें जो है बहुत सारा उन्होंने व्यापार किया और व्यापार के बाद उन्हें जितना भी खर्च हुआ तमाम व्यापार करने में, यहाँ से सामान को यूरोप तक ले जाने में, उन तमाम सामानों को बेचने के बाद उन्हें करीब जितना पूंजी उन्होंने लगाया उसका 60 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ और यही चीज यूरोपियों को लगातार भारत आने के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग आज देखेंगे कि किस तरह से जो है अंग्रेज भारत आए, उसके बाद डेनमार्क भारत आया और किस तरह फ्रेंच भारत आया। याद रहे कि इससे पहले हम लोग पिछली क्लास में पुर्तगाल और डच के बारे में पढ़ चुका हूं। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि भारत जो है आने वाला यूरोपीय कंपनी बनता है। हम लोगों ने देखा कि 1599 में 24 सितंबर को यूरोपीय कंपनी का निर्माण होता है। यूरोपीय कंपनी का निर्माण होने के बाद जो है 1600 ईस्वी में जो है 1600 ईस्वी में हम लोग देखते हैं कि अंग्रेज लोग भारत आना शुरू करते हैं एलिजाबेथ प्रथम के आज्ञा के अनुसार। लेकिन उससे पहले भी कुछ भारतीय लोग अंग्रेज आए थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग इन चीजों पे चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि थॉमस स्टीफेंस नामक जो एक यूरोपीय व्यक्ति थे जो अंग्रेज थे, वो 1589 में भारत आते हैं। और जो है थॉमस स्टीफेंस जो भारत आते हैं वो जो है एक पादरी के वेश में पुर्तगालियों के साथ जो है आते हैं भारत। सबसे पहले वो गोवा पहुंचते हैं। थॉमस स्टीफेंस जो है पुर्तगालियों को बोलते हैं कि मेरा कोई मकसद व्यापार करना नहीं है, मैं सिर्फ भारत इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि मैं धर्म के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहता हूं। तो वो पादरी के रूप में थॉमस स्टीफेंस जो है भारत आए। तो दोस्तों, इस चीज को हम लोग याद रखेंगे कि थॉमस स्टीफेंस सबसे पहले 1589 ईस्वी में भारत आते हैं एक पादरी के वेश में। चूंकि आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी बताया कि पुर्तगालियों के लिए जो है व्यापार से ज्यादा इंपॉर्टेंट बाद में धर्म का प्रचार हो गया। तो ऐसी स्थिति में वो भारत लेके आने में जो है थॉमस स्टीफेंस की मदद की और थॉमस स्टीफेंस गोवा तक आए। इसी क्रम में हम लोग दूसरा देखते हैं रोडोल्फ फिंच को। तो रोडोल्फ फिंच जो है भारत आते हैं 1583 ईस्वी में। वो जो है रोडोल्फ फिंच जब भारत आते हैं तो वो जो है भारत के शासकों से, मुगल शासकों से व्यापार की अनुमति मांगते हैं और उन्हें थोड़ा बहुत व्यापार की अनुमति मिल भी जाती है। हालांकि अभी तक जो है हम लोग देख रहे हैं कि यूरोपीय कंपनी बनी नहीं है, तो वो अपना पर्सनल व्यापार करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। फिर इसके तीसरे क्रम में हम लोग देखते हैं जॉन मिल्टन हॉल जो है स्थल मार्ग से भारत आने वाले पहले अंग्रेज थे।
तो वो जो है 1599 ईस्वी में पहली बार भारत आते हैं स्थल मार्ग से। तो इसे भी हम लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों यह मेरे साथ आप लोग याद कर सकते हैं कि थॉमस स्टीफेंस 1589 ईस्वी में सबसे पहले भारत आए और वो पादरी के बेस में आए। दूसरे नंबर पे रोडोल्फ फिंच आए। रोडोल्फ फिंच जो है भारत में व्यापार की अनुमति मांगी, जहांगीर और औरंगजेब दोनों से मांगी, तो इसे भी हम लोग याद रखेंगे। और तीसरे नंबर पे हम लोग याद रखेंगे कि मिल्डन हॉल स्थल मार्ग से भारत आने वाला पहला व्यक्ति है। आगे दोस्तों हम लोग इसी क्रम में बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि 14 सितंबर 1599 में 14 सितंबर 1599 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो जाता है और 21 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा जो है व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का एकाधिकार दे दिया जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान से समझ लें कि व्यापार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो जिसका कि नाम होता है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इस कंपनी को का जो पहला नाम यही है जिसे हम लोग आज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। उसका स्थापना 14 सितंबर 1599 ईस्वी में होता है। 1599 ईस्वी में होता है। 1599 ईस्वी में स्थापना के तुरंत बाद वो भारत नहीं आ जाते हैं, उन्हें भारत आने में समय लगता है। वो पहले जो है व्यापार के लिए एकाधिकार का मांग करते हैं वहां, और जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो है एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा जो है व्यापार का अनुमति दे दिया जाता है और 15 वर्षों का एकाधिकार दे दिया जाता है। तो इस चीज को कई बार कंफ्यूजन होता है, तो लोग लिख देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ही 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ, तो नहीं। व्यापारिक कंपनी की स्थापना तो व्यापारियों के द्वारा जो है 14 सितंबर 1599 ईस्वी में ही कर लिया गया, लेकिन उसे व्यापार करने की अनुमति 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा दिया गया और ये एकाधिकार 15 वर्षों के लिए था। इसमें थोड़ा सा बस आप ऐड कर लेंगे कि 1508 के बाद 1509 के बाद जो है 1509 के बाद इस एकाधिकार को अनलिमिटेड कर दिया। 15 वर्षों से मतलब बढ़ा के अनलिमिटेड कर दिया कि जब तक वो भारत रहना चाहें, भारत में व्यापार करना चाहें, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है अनलिमिटेड वहां एकाधिकार है। लेकिन जो है साथ ही साथ वहां के राजा के द्वारा जो है ये कहा गया कि अगर वो चाहें तो 2 साल पहले वो बता देंगे कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो 2 साल पहले बता के वो अधिकार छीना जाएगा, उसके लिए समय की समाप्ति कर दी गई। तो इसे भी हम लोग ध्यान में रख लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कैसे कैसे अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिलने के बाद वो लोग भारत आना प्रारंभ करते हैं। तो इसे भी हम लोग देखेंगे, तो किस प्रकार से वो लोग आना शुरू करते हैं इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो देखते हैं कि 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक जहाज से जो है अंग्रेज आना शुरू करते हैं। साथ में एक और जहाज का नाम आप लोग सुने होंगे जिसे रेड ड्रैगन नामक जहाज कहते हैं। तो रेड ड्रैगन नामक जहाज से जो है और साथ हेक्टर नामक जहाज, तो इन दोनों जहाजों के बारे में भी कई बार पूछा गया, तो आप लोग इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं कि अब अंग्रेज धीरे धीरे जो है 1508 से भारत आना शुरू होते हैं और भारत आने के लिए जो है कैप्टन हॉकिंस जो है भारत आना प्रारंभ कर देते हैं। कैप्टन हॉकिंस जो है हेक्टर नामक जहाज से भारत आते हैं 1608 ईस्वी में, और 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक जहाज के साथ वो रेड ड्रैगन नामक जहाज भी अपने साथ में लेके आते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि सबसे पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा भेजा गया किसको, तो कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस भारत आए। भारत आने के बाद उनकी मुलाकात 1609 ईस्वी में मुगल बादशाह से होती है। तो इस चीज को हम कैप्टन हॉकिंस के बारे में एक चीज ध्यान रखेंगे कि कैप्टन हॉकिंस जो है अरबी और फारसी और तुर्की भाषा के बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनको उस भाषा के बारे में ज्ञान था।
अक्सर देखा गया कि मुगल बादशाह से जो भी यूरोपीय व्यक्ति भारत आए तो मुगल बादशाह से बात करने के लिए मुगल बादशाह को उनसे बात करने के लिए अनुवादक का प्रयोग करना पड़ा था, क्योंकि वो लोग जिस भाषा में यहाँ के मुगल बादशाह बात करते थे वो नहीं कर पाते थे। तो ऐसी स्थिति में जो है कैप्टन हॉकिंस आता है और वो जो है ये तुर्की और जो है फारसी भाषा में और जो है जहांगीर से बात करता है। जहांगीर से बात करने पे जहांगीर उससे प्रसन्न हो जाता है कि ये यूरोपीय व्यक्ति हमारे भाषाओं के बारे में जानता है, और बहुत सारा प्रसन्नता के बाद उसे 400 मनसब खान की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दे दिया जाता है। तो पूछेगा, नोट कर लीजिएगा अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा हो तो, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि जहांगीर के द्वारा 400 का मनसब और जो है 400 का मनसबदारी 3000 रुपए वार्षिक वेतन पे जो है किसे दे दिया गया था, तो आप कहेंगे कैप्टन हॉकिंस को। और कैप्टन हॉकिंस के द्वारा जो है कैप्टन हॉकिंस को ही जहांगीर के द्वारा खान की उपाधि भी दी जाती है। तथा एक बात और आप जान ले कि कैप्टन हॉकिंस जो है एक आर्मेनियाई ईसाई मुबारक शाह की बेटी से शादी भी कर लेता है। तो कैप्टन हॉकिंस के बारे में हम लोगों ने इतनी जानकारी ली। तो हम लोग देखते हैं कि जो है कैप्टन हॉकिंस आता है, मनसबदारी मिलता है, मनसबदारी करता है वो, और व्यापार के लिए अनुमति मांगते रहता है वहां के मुगल बादशाह से, और जहांगीर से अनुमति ठीक से नहीं मिल पाती है। जैसा कि हम लोग इसे भी नोट कर लेंगे कि 1608 ईस्वी में ही सूरत में ये एक अस्थाई फैक्ट्री की स्थापना भी करता है। लेकिन ये अस्थाई फैक्ट्री जो है ये जो फैक्ट्री है इसे पुर्तगालियों के मना करने पे फिर से मुगल बादशाह ये अनुमति वापस ले लेता है। तो आप ये भी कई बार पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने पहली अस्थाई फैक्ट्री सूरत में कब स्थापित की, या पहली अस्थाई फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो आप लोग इसे सूरत नाम से जान सकते हैं। सूरत में अंग्रेजों के द्वारा पहली अस्थाई फैक्ट्री का स्थापना की गई थी, लेकिन बाद में इनके द्वारा क्या कहते हैं, पुर्तगालियों के द्वारा प्रेशर बनाने के बाद इस तरह की अनुमति को वापस ले लिया गया। तो इसे भी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोग दोस्तों देखते हैं, उसके बाद हम लोग ध्यान देने योग्य बात है कि हम लोग देखें कि किस तरह से मुगल बादशाह 1608 में जो है कैप्टन हॉकिंस से प्रसन्न होता है, और प्रसन्न होने के बाद उसे फैक्ट्री लगाने की, अस्थाई फैक्ट्री लगाने की अनुमति देता है। और उस अनुमति के बाद जब अंग्रेज अपनी अस्थाई फैक्ट्री की स्थापना करता है तो कैसे पुर्तगालियों के दबाव बनाने पर एक ही बार में उसे मुगल बादशाह को अपना दिया हुआ जवान वापस लेना पड़ता है। तो इस बात से आप ये भी समझ सकते हैं कि किस तरह अब जो है पुर्तगाली मुगल बादशाह पे अपना दबाव बनाना शुरू कर दिए हैं। पुर्तगालियों से मुगल बादशाह परेशान है। मुगल बादशाह के लिए अब जो है पुर्तगाली परेशानी का सबब बन चुके हैं। तो इन सब परेशानियों के बाद मुगल बादशाह को भी एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी भारत में जिसे जो है पुर्तगाल को परास्त कर दे। और इसी क्षण में हम लोग देखते हैं कि 1612 में थॉमस बेस्ट नामक आदमी, कैप्टन थॉमस बेस्ट नामक एक व्यक्ति जो है अंग्रेजी व्यक्ति भारत आता है। और भारत में जो है 1612 में स्वाली की लड़ाई होती है। 1612 में सूरत के निकट स्वाली की लड़ाई होती है, और स्वाली के लड़ाई में जो है थॉमस बेस्ट के द्वारा, कैप्टन थॉमस बेस्ट के द्वारा पुर्तगालियों को जो है बहुत भारी हार हारनी पड़ती है। और उसके बाद इससे प्रसन्न होकर मुगल बादशाह जो है पूर्ण रूप से एक अस्थाई फैक्ट्री बनाने की अनुमति प्रसन्नता से जो है दे देते हैं। उसके बाद जो है सबसे पहली अस्थाई फैक्ट्री 1613 ईस्वी में जहांगीर को 1600 जहांगीर के द्वारा मिल जाती है। और जो है
ये क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंग्रेजों द्वारा सबसे पहली फैक्ट्री जो है कहाँ स्थापित की गई, अस्थाई फैक्ट्री, तो ये 1613 में होगा। तो हम लोगों ने 1608 में अस्थाई फैक्ट्री देखा और 1613 में अस्थाई फैक्ट्री देखा। लेकिन इसी के बीच में दोस्तों हम लोग एक चीज और देखेंगे कि 1611 में एक और अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना होती है मसूलीपट्टनम में। तो ये दक्षिण भारत में स्थापित की गई पहली फैक्ट्री है। तो इसे भी अंग्रेजों द्वारा दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई, तो 1618 ईस्वी में। सिर्फ और सिर्फ ये पूछेगा कि अंग्रेजों द्वारा अस्थाई फैक्ट्री कब स्थापित की गई, तो वो 1613 ईस्वी सूरत होगा। लेकिन अगर पूछेगा कि पहली फैक्ट्री दक्षिण भारत में कब स्थापित की गई, तो वो 1611 ईस्वी होगा। इसे भी आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि किस तरह से जो है अब अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा जो है लगातार अपने जो है लोगों को भेजा जा रहा है। 1612 और 13 को हम लोग देख लिए। 1608 में कैसे अस्थाई फैक्ट्री की स्थापना होती है। 1611 में दक्षिण भारत मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना होती है। और 1613 में कैप्टन वेस्ट के द्वारा जब स्वाली की लड़ाई में पुर्तगालियों को बहुत कड़ी हार हारनी पड़ती है, तो इससे प्रसन्न होकर मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा अस्थाई फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी जाती है। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया। आगे हम लोग देखते हैं कि 1615 में जो है जेम्स प्रथम के द्वारा भेजा जाता है थॉमस रो को। सर थॉमस रो को जेम्स प्रथम के द्वारा भेजा जाता है। इसे भी कंपनी की स्थापना को आगे बढ़ाने के लिए के लक्ष्य से भेजा जाता है। इसे भी जो है व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है। तो इन सब चीजों को भी हम लोग देख देंगे। जो है थॉमस रो 1619 तक भारत में रहता है। शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूटों की मांग करता है। तो इसे भी हम लोग देखते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए दोस्त जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं कि किस तरह से जो है हम लोग देख रहे हैं कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश तक यानी 1625 तक अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्रियां भारत में कई जगह स्थापित कर ली। अब अंग्रेजों के लिए भारत में एक मजबूत स्थिति बन चुकी है और अंग्रेज अब भारत में व्यापार करने के लिए अपनी मजबूती स्थिति पा चुका है। तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि किस तरह अब अंग्रेज जो है लगातार अन्य राजाओं से छूटों की मांग करने लगेगा और किस तरह से राजा अपने प्रलोभन में छूट दे देकर अपनी जो है मेहनत को बचाने के लिए अपने परगने की जो है जमींदारी, कर राजस्व वसूली का अधिकार उन्हें देकर किस तरह से भारत को गुलाम बना देते हैं, इसे भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि जो है 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी होता है। गोलकुंडा के महाराजा जो है सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह के द्वारा, जिसमें 500 पैगोडा के बदले प्रति जो है मुफ्त व्यापार करने का फरमान दे दिया जाता है। तो देख ही रहे हैं दोस्तों कि मात्र 500 पैगोडा के बदले जो है गोलकुंडा के सुल्तान जो हैं अब्दुल कुतुब शाह, वो जो है मुफ्त व्यापार की अनुमति अब दे रहा है अंग्रेजों को। अंग्रेज अब वहां से जितना चाहे व्यापार कर सकता था, उसे कोई किसी प्रकार का कर नहीं देना होता। तो इसको भी हम लोग ध्यान से देख लेंगे। तो अब्दुल कुतुब शाह द्वारा सुनहरा फरमान अंग्रेजों को कब प्राप्त हुआ, तो हम लोग इसको 1632 लिख देंगे। 1632 में अंग्रेजों के द्वारा अब्दुल कुतुब शाह को जो है अंग्रेजी फरमान प्राप्त, अब्दुल कुतुब शाह के द्वारा फरमान प्राप्त होता है और वो जो है वहां मुफ्त व्यापार करने लगता है। तो इसे भी हम लोग देख लिए। इसके बारे में सर थॉमस रो के बारे में हम लोग पहले ही देख लिए कि 1615 ईस्वी में वो भारत आता है। 1615 ईस्वी में भारत आने के बाद वो भारतीय व्यापार को भारत में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो है जहांगीर और औरंगजेब से बात करता है। जहांगीर और औरंगजेब से जब उसे व्यापार की अनुमति मिल जाती है और ज्यादा चीजों पे वो काम करने लगते हैं।
उसके बाद 1619 में तो वो चले जाते हैं। आगे हम लोग अगर देखें कि 1625, जैसा कि मैं कहा, पहले चतुर्थांश तक अंग्रेजों ने अपना कारखाना जो है अनेक जगहों पे स्थापित कर लिया। आप देख सकते हैं 1613 में सूरत में, 1687 में मुंबई में, 1651 बंगाल में, 1633 में पूर्वी तट पर, 1639 में मद्रास में। तो आप लोग इसी में ये भी देख रहे हैं कि मद्रास में जब हम लोग देखते हैं 1639 में, तो फ्रांसिस डे द्वारा चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पे जमीन को लिया जाता है और 1641 में फोर्ट जॉर्ज सेंट किले का निर्माण किया जाता है। तो इसे भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि इसे जिसे आप लोग देख रहे हैं, मद्रास में 1639 फ्रांसिस डे द्वारा चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर लिया जाता है और 1641 में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया जाता है। और यही जो है मद्रास जो है अंग्रेजों की पहली प्रेसिडेंसी भी बनी। तो इसे भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, 1633 में हम लोग देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्वी तट पर अंग्रेजों तथा अंग्रेजों का प्रथम कारखाना उड़ीसा बालसोर और हरिपुरा में स्थापित किया। तो इसे भी हम लोग देखें, पूर्वी तट पर बालसोर और हरपुरा में जो है 1633 में जो है अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से अंग्रेजों ने अपना पांव फैलाना भारत में अब शुरू कर दिया है। और इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि अन्य व्यापारिक कंपनियों को अब भारत से बाहर जाना पड़ेगा। अंग्रेजों के द्वारा तमाम जो है कंपनियों को, यूरोपीय कंपनियों को संघर्ष की चुनौती दी जाएगी और उस संघर्ष में अंग्रेजों से हार कर तमाम लोगों को या तो भारत के किसी एक कोने में सिमट के रह जाना पड़ेगा और या उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। तो इसे भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग अंग्रेजों के बारे में और बात कर लेते हैं। 1717 के मैग्ना कार्टा पे जैसे कि हम लोग बात करें तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि 1717 ईस्वी में जो है मुगल बादशाह जो है फारुखशियर जो होता है उसका जो है उसको भी एक फोरा होता है। फोरे के इलाज के बाद जो है अंग्रेजों से खुश होकर जो है मुगल बादशाह जो है फारुखशियर के माध्यम से उन्हें एक फरमान जारी कर दिया जाता है 1717 में। और ये जो है 1717 में जो फरमान जारी किया जाता है, इसमें इस फरमान का पहला जो है जो अंग्रेजों को दिया गया है ये आप देख सकते हैं। कंपनी को बंगाल में राजस्व वसूली तक का अधिकार दे दिया गया। बंगाल में मुफ्त व्यापार करने की अनुमति दे दी गई मात्र 3000 के वार्षिक कर के बदले। सूरत में मुफ्त व्यापार 1000 रुपए की वार्षिक 10,000 रुपए की वार्षिक कर के बदले दे दिया गया और मुंबई में सिक्के ढालने का अधिकार भी दे दिया गया। तो इसे हम लोग देखते हैं कि किस तरह 1717 में जो है फारुखशियर के द्वारा जो है इतना सारा अधिकार जो है दे दिया जाता है अंग्रेजों को। तो इसी क्रम में हम लोग दोस्तों एक चीज और देखते हैं कि आप लोग अगर ध्यान से देखिए तो एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि 1680 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा 1680 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा जो है अंग्रेजों के ऊपर जजिया कर लगा दिया जाता है और जो है उसके बदले में सीमा शुल्क पर कुछ छूट दे दी जाती है। इससे जो है अंग्रेज नाराज होते हैं। तो हम लोग पूछा जाएगा कि औरंगजेब के द्वारा अंग्रेजों पर जजिया कर कब लगाया गया, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि 1680 में अंग्रेजों के द्वारा जजिया कर लगा दिया जाता है और व्यापारिक जो है कर में कुछ छूट कर दिया जाता है। इससे जो है अंग्रेज खुश नहीं होते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें मतलब ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है जजिया कर लगाने के कारण। तो इससे परेशान होकर जो है इसी कर से परेशान होकर 1688 में देखते हैं सूरत का एक गवर्नर होता है सर जॉन चाइल्ड। तो 1618 में सर जॉन चाइल्ड द्वारा 1688 में हम लोग देखते हैं 1688 में सर जॉन चाइल्ड द्वारा
सर जॉन चाइल्ड द्वारा जो है मुगल जहाजों को लूट लिया जाता है। और जब मुगल जहाजों को लूट लिया जाता है तो औरंगजेब के द्वारा इसका घोर विरोध किया जाता है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति इस तरह से मुगल जो है जहाजों को ही लूट लेगा, ये उनके सोच से परे होता है। इससे गुस्सा होकर औरंगजेब ने जो है पटना, कासिमपुर, मसूलीपट्टनम, सूरत आदि कोठियों को अंग्रेजों से छीन लेता है और कहता है कि इसके लिए अब अंग्रेजों को माफी मांगनी पड़ेगी। और उसके लिए अंग्रेज जो है 1700 पैगोडा का जो है हर्जाना भी भरता है और उसके बाद जॉन चाइल्ड को भारत से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इन सब चीजों, इन फैक्ट को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो 1680 ईस्वी में जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है अंग्रेजी मुगल बादशाह के द्वारा जजिया कर लगा दिया जाता है। जजिया कर से परेशान होकर एक अंग्रेजी जो है गवर्नर जो सूरत का होता है वो जो है मुगल जहाजों को लूट लेता है। और मुगल जहाज को लूटने के बाद इससे परेशान होकर जो है औरंगजेब उसका जितना भी फैक्ट्री है उसको छीन लेने की बात करता है। और इससे जो है अन्य मुगल ये अंग्रेज अधिकारी द्वारा नेगोशिएशन होता है। नेगोशिएशन में 1700 पैगोडा का जो है हर्जाना लेकर मुगल बादशाह उसे फिर से व्यापार के लिए अलाउ कर देते हैं। लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब साथ ही ये बात कहते हैं कि अब जो है जॉन चाइल्ड को भारत में रहने की अनुमति नहीं होगी। तो जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित कर दिया जाता है। तो यहां तक हम लोग देख लिए दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे कि कौन से भारतीय किसके समय में भारत आए। तो इसे भी हम लोग देखते हैं दोस्तों। आप इसे एक चार्ट के माध्यम से देख लें। तो सबसे पहले देखें हम लोग कि जो है कैप्टन हॉकिंस जो है आया 1608 में। उससे पहले 3 लोग आए, उसके बारे में भी हम लोग ने बात की। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये अंग्रेजी सरकार द्वारा एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा जो है कंपनी को एकाधिकार दे देने के बाद सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस 1608 में आते हैं जहांगीर के समय। उसके बाद थॉमस रो आते हैं जहांगीर के समय 1615 ईस्वी में। फिर जॉन सरमन आते हैं जो है कि 1715 में आते हैं फरुखसियर के समय। तो हम लोग देखते हैं कि इन अंग्रेजों के द्वारा लगभग अंग्रेजी कंपनी की मजबूती से नींव भारत में रख दी गई। तो अब हम लोग जो है अंग्रेजी कंपनी के साथ अन्य जो लड़ाइयां हुई, युद्ध हुआ, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले जो अन्य फैक्ट्स हैं अंग्रेजों से रिलेटेड, इसको हम लोग देख लेंगे। और अभी हम लोग पुर्तगाल और डेनिश कंपनियों के बारे में भी आज ही के क्लास में देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अंग्रेजियों के बारे में अभी तक जितना कुछ पढ़ा उसको एक बार रिवीजन करते हैं। जो कुछ आपसे छूट गया है आप उसे फिर से लिख लीजिए। फिर हम लोग डेनिश और उसके बाद फ्रेंच को पढ़ेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा था कि सबसे पहले जो है यूरोपियों के ये अंग्रेजों में यूरोपीय व्यापार जो है भारत में सर्वाधिक सफल क्यों रहा। आप देख रहे हैं कि जो है अंग्रेजी महारानी एलिजाबेथ के द्वारा और जेम्स प्रथम के द्वारा, जेम्स फर्स्ट के द्वारा लगातार अपने जो है वहां से नुमाइंदों को भेजा जा रहा है भारत में व्यापार को मजबूत करने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये रही कि अंग्रेजों के अंदर व्यापार का ज्यादा चिंता था। हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरह एक इतिहासकार ने कहा कि पुर्तगाल जब भारत आया तो उनके एक हाथ में क्रॉस था और दूसरे हाथ में तलवार था। तो इससे हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि एक हाथ में क्रॉस और एक हाथ में तलवार होने का मतलब है कि एक तरफ पुर्तगाली भारत में और पूर्व के देशों में अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे, तथा दूसरे हाथ में तलवार का मतलब यह है कि महासागरों पे अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। और उन्हें व्यापार से बहुत ज्यादा मतलब नहीं था। हालांकि मतलब था लेकिन उतना मतलब नहीं था जितना अंग्रेजों को था। तो वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों का नारा था, जो अंग्रेजों का जो नारा था
कि भूमियों पर बिना अधिकार किए व्यापार पे ज्यादा ध्यान देना। तो इसे हम लोग उसके नारा को देख सकते हैं। तो उनका नारा था भूभाग नहीं व्यापार, क्योंकि उन लोगों ने देख लिया था कि किस तरह से जो है भारत में भूभाग की लड़ाई के कारण जो है पूरा भारत लगभग लगभग जो है पुर्तगालियों से रुष्ट चल रहा है। तो इसी चीज को देखते हुए उन्होंने नारा दिया कि हमें भूभाग से कोई मतलब नहीं है, हमें जो है अपने प्रभुत्व से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ व्यापार पे ध्यान देना चाहता हूं, तो ताकि भारत के लोग उनसे रुष्ट ना हो। दूसरा हम लोगों ने फैक्ट देखा कि थॉमस स्टीफेंस भारत आने वाला पहला अंग्रेज नागरिक था जो पादरी के रूप में भारत आता है। दूसरा हम लोग देखे रुडोल्फ फिंच जो कि भारत आता है। रुडोल्फ फिंच जो है व्यापार हेतु फरमान भी मांगता है। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में आने के बाद, पहली बार मैं थोड़ा सा औरंगजेब बोल दिया जो कि गलत है, तो आप इसे सुधार लीजिएगा। तो मुगल सम्राट अकबर के दरबार में अंग्रेजी व्यापारी करने पहला जो है व्यापारी भारत आता है। उसके बाद हम लोगों ने बताया कि जो है उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है व्यापार करने हैं, ये क्या कहता है, स्थल मार्ग से आते हैं। स्थल मार्ग से आने वाले पहले व्यापारी आपके मिल्डन हॉल हैं, जो कि स्थल मार्ग से व्यापार करने भारत आते हैं। ब्रिटिश कंपनियों द्वारा लिवेंट कंपनी 1700 ब्रिटिश कंपनियों में सर्वप्रथम लिवेंट कंपनी को 1593 में भारत करने के लिए व्यापार हेतु एक अधिकार प्राप्त हो गया। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि ब्रिटिश कंपनियों में ब्रिटिश से आने वाला, भारत में आने वाला ब्रिटिश कंपनी जो सबसे पहले आया तो वो कौन थी, तो लिवेंट कंपनी थी जो 1593 ईस्वी में भारत आया। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं गया है। तो पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भी अंग्रेजी कौन सी कंपनी भारत आई, तो लिवेंट कंपनी भारत आई जो 1593 में भारत आई। 1599 में जॉन मिल्डन हॉल भारत आया। 24 सितंबर 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जिसे हम लोग गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज का नाम दिए थे। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 31 दिसंबर को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा 15 वर्षों का व्यापारी एकाधिकार प्राप्त होता है। उसके बाद मैंने बताया कि व्यापारी का एकाधिकार को बढ़ा दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैप्टन हॉकिंस आते हैं। कैप्टन हॉकिंस ने जो है जहांगीर के दरबार में जो है अपना भाषा की प्रभुता को दिखाते हुए वहां 3,000 रुपए वार्षिक वेतन पे जो है 400 मनसब की मनसबदारी प्राप्त कर लेता है। और जो है फिर हम लोग देखते हैं कैप्टन हॉकिंस 1609 में भारत भी चला जाता है। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट आते हैं, स्वाली की लड़ाई लड़ते हैं और स्वाली की लड़ाई में अस्थाई फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति ले लेते हैं औरंगजेब से। फिर हम लोग देखते हैं 1608 में अस्थाई फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति के बाद जो है हम लोग देखते हैं 1615 में जेम्स प्रथम के द्वारा अनुमति लेकर जो है सर थॉमस रो आता है। सर थॉमस रो के बाद 1632 में हम लोगों ने देखा कि सुनहरा फरमान अंग्रेजों को अब्दुल कुतुब शाह के द्वारा प्राप्त हो जाता है। उसके बाद 1639 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मद्रास एवं कलकत्ता बम्बई में व्यापारिक एवं प्रशासनिक कार्यालय स्थापित किया। 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्वी तट पर प्रथम कारखाना उड़ीसा के बालेश्वर और हरिपुरा में स्थापित किया। 1639 में फ्रांसिस डे नामक व्यक्ति जो है नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा दारमेला वेंकटप्पा से जो है मद्रास जो है पट्टे पर लेता है और 1641 में अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बनाया। तो पूछा जाएगा
कि फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला कब बना, तो 1641 ईस्वी में। किसने बनाया, तो फ्रांसिस डे नामक व्यक्ति ने बनाया, जो अंग्रेज का प्रथम किला और प्रथम प्रेसिडेंसी था। कई बार आपको कंफ्यूजन होगा कि 1639 में फ्रांसिस डे नामक व्यक्ति जो है पट्टे पे जो जमीन लेता है, वो फ्रांसिस डे फ्रांसीसी नहीं, एक अंग्रेज है जो पहला किला बनाता है मद्रास में 1641 में। तो इसे भी आप लोग ध्यान से लिख लेंगे कि फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला जो मद्रास में बना वो किसने बनाया, तो फ्रांसिस डे ने बनाया। कब बनाया, तो 1641 ईस्वी में बनाया। और फ्रांसिस डे कहाँ का व्यक्ति था, तो कई बार आपको कंफ्यूजन होगा कि फ्रांसिस डे फ्रांसीसी व्यक्ति होगा, लेकिन नहीं, फ्रांसिस डे एक अंग्रेज व्यक्ति था। तो इसे भी हम लोग देख लेंगे। फ्रांसिस डे मद्रास की स्थापना करता है और मद्रास का संस्थापक भी उसे ही माना जाता है। बंगाल के सूबेदार जो है शाह सूजा ने अंग्रेज डॉक्टर बॉटन के द्वारा जो है हरम की एक स्त्री का उपचार कराने पर निशाना के रूप में 300 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार दे देता है। तो आप लोग ये भी देख रहे हैं लगातार कि किस तरह अंग्रेजी डॉक्टरों के द्वारा जो है वहां से ये नीतियां थी। असल में आप देखेंगे कि वहां के लोगों को पता था कि यहाँ जो है यहाँ के लोगों को एक मतलब यहाँ बहुत ज्यादा स्वास्थ्य को लेके जो पौराणिक दवाइयां थी उन्हीं का विकास हुआ था, और वहां से जो है वहां के शासकों के द्वारा अंग्रेजों के कंपनी के जो है लोगों के साथ डॉक्टर्स को भी भेजे जाते थे, जिससे यहाँ भारत के शासकों को अपना इलाज कराने में सुविधा होता था। और आप कई जगह ऐसा पाएंगे कि बहुत सारे जगहों पे मुगल व्यक्ति अपना इलाज करा के जो है बहुत सारा दान यूरोपीय कंपनी के लोगों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को यूं ही दे देते थे। तो ये भी अंग्रेज का एक चाल ही था। और भारतीय लोग इसमें भी मतलब भारतीय शासक जो थे मुगल शासक इसमें भी फंसते रहे। आप देख रहे हैं कि कैसे जो है बंगाल के सूबेदार शाह सूजा जो है एक डॉक्टर से अपनी हरम की स्त्री का इलाज कराता है और 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में जो है मुफ्त व्यापार का अधिकार दे देता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गोल्ड अंगियर के द्वारा इसे सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का चार्ल्स द्वितीय भी कहा जाता है। मुंबई शहर की स्थापना जो है गोल्ड अंगियर के द्वारा ही किया गया। तो आप लोग से यह भी पूछा जाएगा कि मुंबई शहर का स्थापना किसने किया, तो गोल्ड अंगियर के द्वारा किया गया। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि गोल्ड अंगियर जो है बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर नहीं था। तो कई बार ये भी पूछ देता है कि मुंबई प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर कौन था, तो गोल्ड अंगियर मुंबई का संस्थापक माना जाता है, ना कि प्रथम गवर्नर। तो प्रथम गवर्नर जॉर्ज ऑक्सीडेन थे। जॉर्ज ऑक्सीडेन जो है बंबई के प्रथम गवर्नर थे और बंबई का स्थापना जो है गोल्ड अंगियर के द्वारा किया गया। तो इसे भी हम लोग ध्यान देंगे। 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय मुंबई को बनाया और पहले जो सूरत था, पहले जो है पश्चिमी तट का भी मुख्यालय सूरत ही था। तो 1687 में इसे बदलकर जो है सूरत कर लिया गया। 1680 में जजिया कर के बारे में हम लोगों ने बात की। उसके बाद किस तरह जॉन चाइल्ड ने मुगल जहाजों को लूट लिया, इस पे बात किया। उसके बाद हम लोगों ने फारुखसियर के 1717 के फरमानों के बारे में बात किया। उसके बाद कौन कैसे आए इसे बात की। अब हम लोग 3 मुख्य चीज जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला किसके द्वारा और कहाँ बनाया गया, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला मद्रास में बनाया गया। ये ब्रिटेन कंपनी का जो है किला था। उसके बाद फोर्ट विलियम का किला जो है कलकत्ता में है। फोर्ट विलियम ये भी ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया।
फोर्ट लुई का किला फ्रांसीसियों का था, जिसे फ्रांसिस कैरोन के द्वारा बनाया गया। फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला मद्रास में, मैंने पहले ही बता दिया कि फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला जो है मद्रास में किनके द्वारा बनाया गया। फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला यहाँ आप देख सकते हैं फ्रांसिस डे के द्वारा बनाया गया। तो इसे भी हम लोग ध्यान से याद रख लेंगे। आगे हम लोग डेनमार्क डेनिश कंपनी के बारे में बढ़ते हैं। हालांकि डेनिश कंपनी के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दिन तक भारत में टिक नहीं पाए। तो डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से 1600 ईस्वी में एक कंपनी बनाई जाती है। 1600 ईस्वी में इस कंपनी को बनाने के बाद जो है 1620 में व्यापारिक समझौते के तहत पहला जो है फैक्ट्री ट्रंकेबर तमिलनाडु में स्थापित किया जाता है। तमिलनाडु भारत के दक्षिणी हिस्से में है। आप इसे इस तस्वीर के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए ट्रंकेबर दक्षिण में है, तो आप इसे भी समझ सकते हैं। 1620 में पहली फैक्ट्री की स्थापना होती है। 1676 में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना श्रीरामपुर बंगाल में होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो है डेनिश का ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कंपनी अंग्रेजी कंपनी के सामने टिक नहीं पाती है और 1854 में लगभग अपने कंपनी का तमाम चीज अंग्रेज के हाथों बेचकर भारत से चली जाती है। तो इसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं फ्रांसीसी कंपनी की ओर। तो फ्रांसीसी कंपनी की ओर जब हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1664 ईस्वी में जो है सम्राट लुई 14वें के द्वारा होता है, और इसके लिए सबसे ज्यादा जो है क्रेडिट दिया जाता है। तो लुई 14वें के जो मंत्री थे कोलबर्ट, कई बार ये पूछा भी जाता है कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना में सबसे बड़ा हाथ किसका है। तो आप लोग ध्यान रखें कि लुई कोलबर्ट जो थे, कोलबर्ट नामक जो मंत्री थे लुई 14वें का, उनकी सबसे बड़ी कोशिश थी कि फ्रांसीसी कंपनी भारत जाए। तो ऐसी स्थिति में 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, और 1668 में सबसे पहले फ्रांसीसी कंपनी भारत आती है और सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना करती है। आगे हम लोग देखते हैं 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की, जो बाद में फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बना। इसे भी हम लोग देख लिए थे फ्रांसिस मार्टिन के बारे में कि फ्रांसिस मार्टिन के बारे में हम लोग देख लिए थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फ्रांसीसी कंपनियां जो है अपनी कंपनियों को जो है अन्य जगह भी, इन दोनों जगहों के अलावा जो है देखते हैं पांडिचेरी में, माहे में, कराईकल में, सूरत में, चंद्रनगर में अपनी कंपनियों का स्थापना करती है। तो देखते हैं कि सबसे अंतिम में फ्रांसीसी कंपनी भारत आता है, और अंग्रेजों को जो सबसे ज्यादा चुनौती भारत में देता है वो भी फ्रांसीसी कंपनी ही है। तो इसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि अंग्रेजों को भारत में सबसे ज्यादा चुनौती कौन सी कंपनी देती है, तो वो है फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी के साथ अंग्रेजों को बार बार लड़ाई लड़ना पड़ता है, जो कि हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। पहला आपको देखने को मिलेगा प्रथम कर्नाटक का युद्ध, दूसरा द्वितीय कर्नाटक का युद्ध और तृतीय कर्नाटक का युद्ध। तो इन कर्नाटक के युद्धों से हमको समझना पड़ेगा कि किस तरह जो है अंग्रेजों को फ्रांसीसी चुनौती देते हैं, लेकिन बाद में फ्रांसीसियों के कुछ कूटनीतिक फैसले सही नहीं हो पाते हैं। कुछ लोगों को, जैसे डुप्ले को भारत से बाहर नहीं भेजना था, डुप्ले को वो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद बुला लेते हैं, जिसके बाद अंग्रेजों की स्थिति भारत में मजबूत हो जाती है। और डुप्ले के बाद जो फ्रांसीसी गवर्नर भारत आते हैं वो कोई बहुत ज्यादा कूटनीतिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं। तो इन सब चीजों को भी हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। आज हम लोग फ्रांसीसी के बारे में देख लिया, हम लोगों ने अंग्रेज के बारे में देखा, उसके बाद डेनिश के बारे में, डेनमार्क के बारे में देखा और फ्रांसीसी के बारे में देखा। आगे हम लोग टाइमलाइन तो देखे ही कि 1498 में पुर्तगाल सबसे पहले आए, उसके बाद इंग्लैंड की कंपनी बनी 1599 में,
और 1608 में जो है अंग्रेजी कंपनी भारत आ जाता है। 1609 में जो है बादशाह से मिल लेता है। उसके बाद डच कंपनी 1602 में बनती है, लेकिन वो भारत पहले आ जाते हैं। तो इसे भी हम लोग पिछली क्लास में हम लोग समझ लिए हैं कि डच जो है आते भारत में पहले है और कंपनी बाद में बनती है, लेकिन जो है इंग्लैंड अंग्रेजी कंपनी पहले बन जाती है, उसके बाद भारत आते हैं। तो इसे भी हम लोग देखे। आगे हम लोग डेनमार्क देखते हैं, 1616 में आता है कंपनी बनने के बाद। उसके बाद 1664 में फ्रांसीसी कंपनी बनती है। उसके बाद हम लोग इस चीज पे भी नजर डाल लें कि कौन सी कंपनी कब भारत से गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डच 1759 ईस्वी में 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होकर उन्हें भारत छोड़ना पड़ता है। तो बेदरा के युद्ध के बाद, बेदरा का युद्ध जो है अंग्रेज और जो है डचों के बीच होता है, जिसमें डच जो है पराजित हो जाते हैं, उससे भारत छोड़ना पड़ता है। तो 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में उन्हें भारत से बाहर जाना पड़ता है। फिर हम लोग देखते हैं डेनिश कंपनियां। डेनिश कंपनी जो है अब आता है भारत, और जो है भारत आने के बाद वो अंग्रेजों के साथ प्रतिस्पर्धा में ठीक से नहीं टिक पाता है। नहीं टिक पाने के बाद 1845 में उसे भारत छोड़कर जाना पड़ता है। आगे हम लोग ब्रिटिश के बारे में तो जानते ही हैं कि 1947 ईस्वी में वो भारत छोड़ कर जाते हैं, भारत को स्वतंत्र करके। उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रांसीसी कंपनी। जब फ्रांसीसी कंपनी के जो बस्तियों को भारत में मिला लिया गया, तो ऐसी स्थिति में फ्रांसीसियों को जाना पड़ता है। और फिर हम लोग 1961 में देखते हैं गोवा के विलय के बाद जो है पुर्तगालियों को भी भारत से जाना पड़ता है। तो मुख्य निष्कर्ष की ओर अगर हम लोग बढ़ें तो 1 मिनट का समय लेते हुए और मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूं कि हम लोग देखें कि किस तरह अंग्रेजी शक्ति अपने आप को भारत में इतना मजबूत कर लिया, और फ्रांसीसी और अन्य कंपनियां, हालांकि फ्रांसीसी कंपनी ने तो बहुत चुनौती दी, लेकिन अन्य कंपनियों को कूटनीतिक कमजोरी के कारण जो है भारत में अपना अधिकार प्राप्त करने से बाहर होना पड़ा, उस दौर से बाहर होना पड़ा। तो इन सब चीजों को हम लोग और विस्तार से पढ़ेंगे। अभी कर्नाटक युद्ध को देखेंगे और अन्य युद्धों को देख के हम लोग ये तय करेंगे कि कैसे अंग्रेज भारत में टिक पाए। उनका भारत में टिक पाने के लिए कौन कौन सा चीज उनको साथ दिया। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की कूटनीति को देखेंगे, बक्सर के युद्ध में देखेंगे। तो इन सब चीजों को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना देर तक रहे क्लास में, धन्यवाद।